हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीटा मांडला। आई एम फ्रॉम आज़ाद हाई स्कूल। और आज की हम जो सेशन करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम अ बायोलॉजी चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम क्लास 10th। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से 5 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन 3 चीज़ें इसमें आएंगी आपको दैट इज एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक है जो रीजन और असर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको इसी में बीच में आपको समझा दूंगी कि वो क्या चीज़ होती है और कैसे उसको करते हैं। एंड थर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस में आंसर देना होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही पूछा जाता है। तो हम जो आज की क्लास में कवर करेंगे वही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, पहले तो वो, और जो कश्मीर डिवीजन में भी क्लास 10th में क्वेश्चंस जो आए गए हैं वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे। तो इसको ध्यान से आपने देखना और समझना है, हर एक पॉइंट हर एक वर्ड को हम समझेंगे ताकि हमारे साथ ही साथ में जो इस चैप्टर में बेसिक कंटेंट जो आपको दिया गया है वो आपको साथ ही साथ समझ में भी आता जाए, ताकि इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जो हमें नेचर से प्रदान होते हैं। एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ है जिसको हम यूज अप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, एनीथिंग जो हमें नेचर प्रदान कर रही है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब उसकी मैनेजमेंट क्या हुई? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक सिस्टम हो सकता है, एक तरीका जो कंट्रोल करता है द यूज ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ जुडिशियल वे, ठीक है। इनको हमें अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है ताकि हमारी आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो उस सिस्टम को, उस कंट्रोलिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर बेस है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ड्विंडलिंग का मतलब क्या है? जो आपका जल्दी खत्म हो जा रहा है, मतलब कि धीरे धीरे उसकी जो रेट है वो क्या हो रही है? कम हो रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, विंड। अब वाटर, सनलाइट और विंड ये सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो हमें नेचर दे रहा है, जो खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन इनमें से जो एक फॉरेस्ट है, लोग अपने जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लोग इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये जो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या आएगा? हमारा इसमें आएगा आपका ये फॉरेस्ट, ठीक है। ड्विंडलिंग का मतलब क्या हो रहा है? जो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर? फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपको दिया है विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसी जो प्रगति हम कर रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी रिसोर्सेज हम उस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो आज की हमारी जनरेशन की नीड को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए भी वही हम बचा के रखें, ठीक है। तो उस तरह की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि ये जितनी भी डेवलपमेंट है, ये जितनी भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जिनको अफेक्ट कर रहा है ये ग्रोथ, ठीक है। अब ये ग्रोथ किस किस को अफेक्ट कर सकती है? ठीक है, ये कर सकती है लोगों को, ठीक है, उनसे जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हो गई, बाकी चीज़ें जो भी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज, हर चीज़। तो उनको भी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्यूचर डिमांड के लिए भी हमें इसको कंजर्व करके रखना है, ठीक है।
अब देखते हैं ऑप्शंस। अगर हम देखें, प्लांट ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट कि ऐसी ग्रोथ जो हम प्लान करें, ठीक है, मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि एनवायरनमेंट को वो कम जो है वो इफेक्ट करे, यानी कि डैमेज करे। तो फर्स्ट तो होगा ही ग्रोथ इररिस्पेक्टिव टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी हमें ग्रोथ करनी ही नहीं है जो हमें ध्यान ही ना दे कि कितना एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं होगा। स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंटल वर्क टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, अब वो भी नहीं कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम कोई भी जो डेवलपमेंट वर्क करेंगे ही नहीं, तो हम तो एकदम पिछले ज़माने के हो जाएंगे, राइट। एंड द फोर्थ ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए कि जितने भी लोग उससे जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको वो चीज़ सूटेबल होनी चाहिए, उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड में, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्या चीज़ इसको इफेक्ट कर रही है, क्या कारण है, क्यों हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी इंक्रीज होती जा रही है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, इंक्रीज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो यूसेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब सॉइल इरोजन, पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि सॉइल इरोजन होता क्या है, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल। तो जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो इरोड हो जाती है, ठीक है, रिमूव हो जाती है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं रीजन। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे कैटल्स होते हैं, पशुस होते हैं जो घास खाते हैं, वो ज़्यादा ही घास खा लें, ठीक है, तो वो ओवर ईटिंग कर ले, ये हो सकता है। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन जो है वो हट गई है वो। एफ्रॉस्टेशन, एफ्रॉस्टेशन होता है वापस से पेड़ों को लगाना, डिफ्रॉस्टेशन होता है पेड़ों का कटना, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, इसका आंसर क्या है, पेड़ लगाकर। तो एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि पेड़ों को दोबारा जो है वो लगाओ, जितने पेड़ आप काटो उतने पेड़ आप लगाओ। तो इसका क्या होता है, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजिंग। अब डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना। अब पेड़ों का कटना या पेड़ों का कम होना हम कैसे कम कर सकते हैं, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। अब ये कम करना, हमने किसको कम करना है, पेड़ों के कम होने को भी कम करना है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल, जितनी अच्छी बारिश होगी उतने अच्छे पेड़ पौधे जो हैं वो जन्मेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है। सॉइल इरोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर सॉइल की फर्टिलिटी ही चली जाएगी तो दैट मीन्स पेड़ कहाँ से उगेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब होता है सूखा पड़ना, सूखा पड़ गया तो कोई पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका हीटअप हो जाना, ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो ऑब्वियस इसमें भी जो है आपकी जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, रेनफॉल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3 R's that will help us to conserve natural resources for longer term are, द 3 R, ये 3 R बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, वो क्या होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस मतलब उसके यूसेज को कम करो, वेस्टेज नहीं करना है आपने। तो फर्स्ट आर क्या आता है आपका, रिड्यूस। दूसरा रिसाइकल, कोई भी चीज़ जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल करें, ऐसे फेंके नहीं। जैसे कि पेपर होते हैं आपके, पेपर जो आप यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें क्या हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है। तभी आपके जो डस्टबिन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिए गए हैं कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखो, जो ग्रीन और आपके ब्लू देखे होंगे आपने। तो ये रिसाइकिल क्या होता है, जो चीज़ें हम दोबारा से उसको रीयूज, रिसाइकल करके उसको फिर कुछ और उसकी चीज़ बना सकते हैं, दैट इज रिसाइकल होता है। अब रीयूज क्या करना, दोबारा यूज़ करना। अब रीयूज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पानी है आपका, आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है,
तो बर्तन धोने का जो पानी है, वो आपने बर्तन वर्तन धो लिए तो वो ड्रेनेज से जाके सीधा गटर में जा रहा है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, वो सारा पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो पानी है आप उसके ड्रेनेज को निकाल कर जो बगल के आपने गार्डन में पानी जो पेड़ पौधे उस वहां पे निकाल दीजिए आप, तो उन पेड़ों को भी वो पानी में मिल सकता है। यानी कि उस पानी का क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है। जो आप नहाने में यूज कर रहे हो पानी, वो भी आप ड्रेनेज करके आप अपने गार्डन की तरफ जो प्लांटेशन है उसमें डाल दीजिए, उनका रीयूज हो जाएगा। ठीक है, तो पानी को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कि उसका वेस्ट ना करके आप उसको दोबारा यूज कर लो। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे कि आजकल देखा ही होगा बच्चे न्यूज़पेपर का कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी कॉपी को कवर कर लेते हैं, राइट, तो वो भी एक तरह का रीयूज ही हुआ। आजकल तो आपको दिखाया गया है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उनको क्या करना, आपने फेंकना नहीं है, उनको रीयूज कर लेते हैं। उनके अंदर आपने क्या करना है, मिट्टी डालिए, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइए, उसकी डेकोरेटिव चीज बना लीजिए। आजकल तो कितनी सारी डेकोरेशंस जो है आप कर सकते हैं, दैट इज रीयूज। ठीक है, तो किसी भी चीज को फेंकना नहीं है, आपने उसको यूज करना है। ठीक है, ये भी देखा होगा आपने, आजकल की जो घरेलू औरतें होती हैं वो देखा ही होगा आपने कैसे यूज कर लेते हैं। भाई जो हम ब्रश भी यूज करते हैं, जो दांतों को ब्रश होता है, जब तक उसके छिले नहीं जाएंगे आगे के ब्रिसेस, तब तक आप करो। जब थोड़े से ब्रिसेस खराब कर जाते हैं तब उस ब्रश को हम कलर करने में यूज कर लेते हैं, बालों में कलर कर लो राइट। और जब वो उसके ब्रिसल्स पूरी तरीके से झड़ जाएंगे देन हम उसको किसके लिए यूज करते हैं, वो नहीं होता आपको सलवार में नाड़ा लगाते हैं उसके लिए यूज कर लेते हैं। आजकल की औरतें बहुत कुछ कर सकती है, राइट, दे नो हाउ टू रीयूज दी थिंग्स। तो यही तीन मेन चीज आपकी हैं जो हम कंजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर व्हाट, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये आपने याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आगे आपको दिया है द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको आंदोलन इज। अब ये चिपको आंदोलन क्या था, यहाँ पे CH भी होगा, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। चिपको आंदोलन क्या था, ये एक आंदोलन था जो स्टार्ट किया गया था बाय द कॉमन पीपल। ये स्टार्ट हुआ था गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल एक जगह है, उत्तराखंड की तरफ ही एक जगह है छोटी सी। ठीक है, तो वहां पे एक किस्सा हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, इन 1970s में। ठीक है, कहाँ, गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल में एक रेनी विलेज करके था। ठीक है, रेनी विलेज। अब वहां पे क्या था, वहां पे उनको ना बड़ी सारी समस्याएं आ रही थी, लाइक कि फ्लड आ जाता था वहां पे, सॉइल इरोजन हो रहा था, ये काफी लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन लोगों को पता चला कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके वहां पे हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ ट्रीज। जो पेड़ हैं वो कटे जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो ये चीज रोकना चाहते थे। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए जो गांव का एक मेन लीडर था जिसको इसने चलाया था, तो भाऊगनी थे, सुंदरवन भाऊगनी उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और बाकी के लोगों ने कुछ ये आंदोलन स्टार्ट किया था, इसको चिपको आंदोलन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, हग द ट्री मूवमेंट, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हक द ट्री मूवमेंट, चिपको आंदोलन को। अब इसका मतलब क्या था, क्या हुआ, एक दिन जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। ठीक है, तो जिस एक दिन क्या हुआ, उस गांव के लोग सारे काम पे चले गए, जितने भी मेल थे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर पेड़ काटने के लिए आ गए। जब वहां की औरतों को ये सब पता चला तो उन्होंने क्या किया, वो जल्दी से अपने फॉरेस्ट एरिया में गई और वो सब जितने भी ट्रीज थे उनको गले लगाकर उनको पकड़ के वहां पे बैठ गई। ठीक है, उन्होंने या तो एक सर्कल बना लिया ट्री के अराउंड, या तो उनको हक करके वो बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो तुम्हें हमें भी उसके साथ काटना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है इसकी स्टार्ट हुई, और तभी इसको क्या कहा गया, चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये आंदोलन जो है इसने काफी ह्यूज इफेक्ट किया लोगों पे, और धीरे धीरे हर एरिया में जो है वो ये आंदोलन जो है वो फैल गया। ठीक है, तो ये आप, अगर आपके पास ये पूछा गया किसके ऊपर था, तो ये क्या था आपका, इसका आंसर आपका आएगा
टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, एक कम्युनिटी को यानी कि जो गांव के लोग हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करना अपने एरिया के जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये मैसेज ये आंदोलन जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अगर हमारी एनवायरमेंट अच्छे से कंजर्व रहेगा, बच के रहेगा, तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली दिस इज the correct statement. Next, sustainable development encourages development for current generation and conservation of resources for future generation. This is very very correct. मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को यूज करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करके बचा के रखे। सी पार्ट देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट कंसीडर द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये है आपका इनकरेक्ट, क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि वो कंसीडर करती है द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके ही डेवलपमेंट जो की जाती है दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये इसमें होगा आपका करेक्ट। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बट इसका ऑप्शन ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली यानी कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो आपकी। ठीक है, तो पॉलिथीन बैग को यूज करना बिल्कुल भी नहीं, यूजिंग डाइज फॉर कलरिंग क्लॉथ ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यूजिंग विंड मिल्स टू जनरेट पावर ऑफ फॉर इरिगेशन वेरी गुड, ये वाला जो है वो करेक्ट है। अब डाइज क्या है, डाइज होते हैं केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो आपका जो पोल्यूट करेंगे, या तो वाटर पोल्यूट हो सकता है या तो सॉइल, तो ये तो होगा नहीं। विंड मिल्स का यूज करना, विंड मिल आपको पता है जो विंड्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उसके लिए हम विंडमिल यूज करते हैं, उसके बाद हम पानी के लिए इरिगेशन कर सकते हैं, तो ये एक इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कार आपको पता ही है कितनी पोल्यूशन फैलाती है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th, पेपर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन, अब पेपर, पेपर किससे बनता है हमें पता है, बैम्बू, बैम्बू से पेपर बनता है, और बैम्बू कहाँ से आता है, फॉरेस्ट एरिया से, तो ये क्या है, एक तरह का फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजायर्ड मिनिमम टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल इन द गंगा, अब ये चीज हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉलीफॉर्म काउंट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो गंगा नदी है वो कितनी पोल्यूटेड रहती है। ठीक है, गंगा नदी हम देख सकते हैं कि उसको तो प्रिजर्व करने के लिए तो एक स्कीम लागू की गई थी गंगा नदी को करने के लिए। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान किया गया था टू कंजर्व, टू प्रिजर्व दी वाटर, या उसको साफ करने के लिए। अब रिवर की जो कंटेमिनेशन होती है दैट इज डिपेंड ऑन द टू, मतलब उसको हम देखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए दो चीज करते हैं। पहली चीज जो होती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म फाउंड। ठीक है, कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है इन दी रिवर, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लिख देती हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा जो उसका पीएच लेवल होता है। ठीक है, तो पीएच लेवल ऑफ रिवर वाटर, इस दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो मिलता है। ठीक है, जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो ये बैक्टीरिया है जो मिलता है, इसकी प्रेजेंस अगर अगर रिवर वाटर में आपको मिले तो दैट मीन्स अगर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसका मतलब कि वो ज़्यादा क्या है, पोल्यूटेड। हालांकि ये इतना हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, बट इसकी प्रेजेंस होना मीन्स कि उस वाटर में अलग तरीके के बैक्टीरिया और भी हैं विच कैन बी हार्मफुल। ठीक है, तो ये हम एक टेस्ट कर सकते हैं। और मिनिमम जो आपको टोटल काउंट इसमें गंगा रिवर में आपको जो दिया गया है दैट इज 500 MPN
पर 100 ml है। 100 ml के हिसाब से 500 ml मिनिमम अगर इतना मिल गया, दैट मीन्स वो क्या है, आपकी जो रिवर है वो पोल्यूटेड है। मिनिमम इतना चाहिए 500 तक, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो ऑब्वियसली बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा। ये आप नाम जो है वो याद रख लीजिए, ठीक है। इन 1970s में ये स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, गढ़वाल, ठीक है। गढ़वाल एरिया था, वहाँ पे इसकी पहली शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, रिपीट हो चुका है। क्या होता है हमारा रेनफॉल। आगे देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज अबाउट, हमारे इंडिया में टोटल अगर आप देखोगे जो फॉरेस्ट एरिया कवर, ठीक है, हमारे इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर है दैट इज 19% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। अब ये जो 19%, आप देख सकते हैं कि कितना कम रह गया है। ओनली 19% जो एरिया है दैट इज फॉरेस्ट एरिया कवर है अभी के टाइम पे, ठीक है। मतलब जब ये तब क्या गया था, आजकल तो ये मतलब कि अराउंड 20% के करीब हुआ है, बट इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये इसी के आजू बाजू है, 20 to 25 के करीब यहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर हमारे इंडिया का है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कितना कम बचा हुआ है, ठीक है। तो यही बात है कि इसीलिए हमें बोलते हैं कि क्या करना है, हमें प्रिजर्व करनी है चीज़ें, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही कम हो गया है। तो इसीलिए हमें जो है फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली फॉरेस्ट में बहुत सारे इनहेबिटेंट होते हैं, एनिमल्स रहते हैं। अगर उनको घर नहीं मिलेगा फॉरेस्ट में तो वो किसकी तरफ आएंगे? शहर की तरफ आएंगे आजकल। तो शहर की तरफ लॉयन, टाइगर अगर ये सब आने लगे तो आपको पता ही है ह्यूमन लाइफ के लिए कितने खतरे की बात हो सकती है। तो फॉरेस्ट भी ज़रूरी है, नेचुरल हैबिटेट के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर हमें फॉरेस्ट से जो चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो वुड हो, मेडिसिन हो, बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो इसीलिए उसे कंजर्व करना, उसे बढ़ाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर को बचाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या कम करना पड़ेगा इनमें से? इवोपरेशन। अब वो हम कैसे कम कर सकते हैं? वो तो धूप का काम है। नो। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश, बारिश क्यों कम करनी है ना। ग्राउंड वाटर, उसको भी हमें कम नहीं करना। रन ऑफ वाटर, रन ऑफ वाटर को हमें कम करना। रन ऑफ वाटर क्या है? जो सरफेस वाटर से बस ऐसे ही बहता हुआ निकल जा रहा है, ठीक है, वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, ना वो अंदर सीपेज होके ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, ना वो इवापोरेट होके अब बादलों में जा रहा है ताकि वो रिसाइकल होके हमारे पास वापस आ सके ना। रन ऑफ वाटर क्या होता है? जो सीधा बहता चला जाता है और नालियों और गटरों में जाके मिल जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं। तो रिड्यूस करने की बात की गई है, तो रिड्यूस किसे करना है हमें? रन ऑफ वाटर, ओके। तो क्वेश्चंस को हमेशा पहले ध्यान से पढ़ें, फिर अपना आंसर जो है वो टिक करें। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपने। नॉन कन्वेंशनल को हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। और रिन्यू हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी एंड बायोगैस। ये सारी जो बाकी चीज़ें हैं, ये क्या आते हैं? नॉन रिन्यूएबल। एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल, या हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। रिन्यू तो होते हैं, ऑब्वियसली रिन्यू होते हैं, बट इट टेक्स टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो तीन हैं ये होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है। और जो हमारे रिन्यूएबल में आते हैं नेचुरल, दैट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये आपने ध्यान रखना है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन। अब सरदार सरोवर डैम ये किस पे बना गया है? रिवर नर्मदा पे। तो नर्मदा नदी पे जो है ये डैम बनाया गया है, रिवर नर्मदा पे, ठीक है।
नेक्स्ट अल्पाइन मीडोज। अल्पाइन मीडोज, अल्पाइन जो ट्रीज होते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, इन पे ये ट्रीज मिलते हैं। ट्रायंगुलर शेप वाले नहीं होते हैं, ऐसे सॉर्ट ऑफ थोड़े ऐसे करके ट्रीज होते हैं ये, ठीक है। तो ये माउंटेनियस एरिया में होते हैं। अब ये ग्रेस्ड बाय शीप। अब शीप इनको ग्रेस करे, ग्रेस मतलब कि चरने जाए, खाने जाए। तो ये कब हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली विंटर में तो कर नहीं सकते, ये सारा किससे ढका होता है? स्नो से ढका होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आता है इसमें? समर सीजन। तो समर में ये जो है ग्रेजिंग करते हैं शीप के जरिए। तेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तेहरी डैम किसके ऊपर बना हुआ है? तो तेहरी डैम हमारा है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो तेहरी डैम गंगा नदी के ऊपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक लोकल पीपल ने मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट में कुछ पार्टिसिपेशन किया था। ये कब की बात है? ये बात है 1972 की बात है, ठीक है। ये भी एक किस्सा है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिए क्या था इसमें। ये था कि जो वेस्ट बंगाल था, ठीक है, कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गलती से खेजेटी मूवमेंट या चिपको मूवमेंट डाल देते हैं, बट नहीं। जो पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेशन किया था, वो कहाँ का किस्सा था? मिदनापुर का, जो कहाँ पे था? हमारा वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी कि जो एरिया था, अराबरी फॉरेस्ट रेंज थी जो, ठीक है, वो क्या थी? वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया क्या था? बहुत कम हो गया था, मतलब ना के बराबर हो गया था। अब वहाँ पे एक जो है, एक जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक आई थी, तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर आई था, AK बैनर्जी। ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहाँ पे, AK बैनर्जी, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में बैनर्जी नाम, तो यहाँ से आपको याद रख सकते हैं। तो यहाँ की जो ये फॉरेस्ट ऑफर थी, इसकी जो थी, ये काफ़ी दूरदर्शी थी। इसने सोचा कि अगर मुझे इस एरिया में कुछ काम करवाना है तो मुझे वहाँ के लोकल लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने वहाँ के लोकल लोगों को एक एक तरह के, आप बोल सकते हो कि एक उन्होंने एक उनको आइडिया दिया कि वो क्या कर सकते हैं अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ के विलेजर्स को उसने एम्प्लॉयमेंट दी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी दिया, और ये भी दिया कि आप उसमें से जो जितनी भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी फॉरेस्ट के, वो आप अपने लिए भी ले सकते हो, फायरवुड या फॉडर के लिए। फायरवुड, फॉडर, फायरवुड यानी कि घर में जो आग वाग जलाते हैं उसके लिए, फॉडर हो गया अपने कैटल्स के चारों के लिए भी आप ले जा सकते हो। तो उसने क्या किया? उसने उनको एम्प्लॉयमेंट में ये कहा देके कि 25% जितना भी उस फॉरेस्ट में से निकलेगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है, एक चीज़। और उसमें से कुछ फायरवुड या फॉरेस्ट के लिए भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें ले सकते हैं, नॉमिनल कुछ पेमेंट देके आप अपनी लकड़ी लुकड़ी भी अपने लिए ले जा सकते हैं। तो लोगों ने जब ये देखा कि एक तो हमें नौकरी मिल रही है, नौकरी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, और जो 25% जितना भी हार्वेस्ट होगा उसमें से भी उनको मिलेगा, ठीक है, और वो फायरवुड भी लेते थे, तो उनके ये बोलते हैं आपके यूज़ में ही थी चीज़ें, उनके काफ़ी उनके हित में ही था ये कार्य, ठीक है। तो ये जो है AK बैनर्जी ने ये जो है स्ट्रैटेजी अपनाई और वहाँ के लोकल लोगों को इसमें काम दिलवाया। फिर लोग आए, उन्होंने काम किया, विलिंगली पार्टिसिपेट किया, आए वो, और टोटल कितना? 1272 हेक्टर एरिया, ठीक है। इतना हेक्टर एरिया जो था फॉरेस्ट का, ये उसने फिर से रिकवर किया। सोचो, इतना एरिया उन्होंने रिकवर कर दिया। और वहाँ पे जो, अब अगर आप देखोगे कि जो बुरी हालत थी जो उस एरिया की, जो अरबरी, जो बिल्कुल ही जो साल फॉरेस्ट था, अरबरी में क्या था? साल ट्रीज का फॉरेस्ट था, साल फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये किस चीज़ का फॉरेस्ट था। साल ट्रीज जो होते हैं उनका ये फॉरेस्ट था, जो बिल्कुल ही डिग्रेड हुआ था, मतलब बिल्कुल ही एकदम से ख़त्म हो गया था। लेकिन इस तरीके से लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, वो एकदम ही 10 सालों में, विद इन 10 years, थिक एंड ग्रीन फॉरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल पार्टिसिपेशन है,
वो कैसे कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज मत करना चिपको मूवमेंट के साथ। चिपको मूवमेंट में उन्होंने कंजर्व करने के लिए किया था, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे कि फॉरेस्ट को जो है मैनेज किया जा रहा है, कि जो कटे हैं उनको दोबारा लगाया जा रहा है, जो डिग्रेड फॉरेस्ट था उसको वापस से थिक एंड ग्रीन फॉरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपल पार्टिसिपेशन थी उसका सही आंसर क्या आएगा, अराबरा फॉरेस्ट रेंज इन मिदनापुर। ठीक है, इससे दूसरा रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया ये कब हुआ था, तो 1972 में। किस इलाके में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहां पे किस तरह की फॉरेस्ट डिग्रेड हुई थी, तो साल की फॉरेस्ट थी। और कौन से फॉरेस्ट ऑफिसर ने किया था, तो वो क्या नाम था उनका, AK बैनर्जी। ओके, तो ये चीजें जो हैं आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड अ नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेमली। इंडियन गवर्नमेंट ने एक अवार्ड रखा था, वो किसके ऊपर अवार्ड रखा था, वो थे अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। ये एक नेशनल अवार्ड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया था। अब वो क्यों किया था, इसका भी एक आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे भी आपका एक आता है, कौन सा, द केस ऑफ खेजरी ट्रीज। द केस ऑफ खेजरी ट्रीज, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ये केस ऑफ खेजरी ट्रीज था क्या। ठीक है, राजस्थान में एक कम्युनिटी थी। कहाँ थी, राजस्थान में। ये याद रखिए, कुछ कुछ मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, राजस्थान में ये कम्युनिटी थी जो कि कुछ चीजें थी उनके लिए, जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट थे वो काफी रिलीजियस थे, मतलब कि वो भगवान का दर्जा देते थे। जैसे तुलसी प्लांट हो गया या कोई ऐसे जानवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, उन्होंने विद 363 पर्सन्स, इन लोगों के साथ मिलकर, जिन्होंने बहुत एक तरह का आंदोलन चलाया। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज। वहाँ पे जो ट्रीज थे, एक्चुअली उस इलाके का नाम खेजरी था, और वहाँ पे जो ट्रीज थे उनको खेजरी ट्रीज कहा जाता था। ठीक है, तो खेजरी वाला विलेज था, और वहाँ पे जो खेजरी ट्रीज थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये आंदोलन किया गया था। और उन्होंने जो ये आंदोलन किया, बहुत सी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस भी हुई। ठीक है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें की, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया ये नेशनल अवार्ड, किसके नाम पर, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर। ठीक है, किसके लिए, फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आप दोनों बोल सकते हैं, उसके लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। सुरंगम्स आर द ओल्ड एज कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन। अब ये जो सुरंगम्स है ये एक टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक। आजकल की जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो तो आपको पता है, या तो रूफ टॉप पे छतों के ऊपर पानी कलेक्ट करके पानी को फिर से यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट करना फिर उसको यूज़ करना। ठीक है, तो ये आते हैं आपके वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन पहले जो है ओल्ड एज टेक्निक यूज़ की जाती थी वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए। तो उसमें से कुछ एक नाम है वो है सुरंगम्स। ठीक है, और सुरंगम्स जो है ये जो की जाती है ये कहाँ की जाती है, केरला में। ठीक है, ये टेक्निक जो है यूज की जाती है। इसके अलावा कर्नाटका में जो होती है उसको बोलते हैं कट्टास, या आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु में जो यूज होती है दैट इज कॉल्ड एरिस। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो टेक्निक यूज की जाती है वाटर हार्वेस्टिंग की, वहाँ पे भी यही है, टैंक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और केरला की क्या हो गया आपका, केरला का आता है सुरंगम्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कुछ हैं, आपको ये दो तीन नाम आपको इसमें याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम। अब डैम बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बड़े बड़े डैम्स बनेंगे, डैम्स आपको पता है रिवर के ऊपर बनाया जाता है ताकि उस वाटर को कलेक्ट कर सकें, फिर उसको बाद में यूज़ कर सकें, ठीक है। बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कनाल में पानी निकालने के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। पर ये डैम जब बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जितनी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। मतलब जहां पे वाटर कलेक्ट करना है उस एरिया को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी सबमर्ज्ड इन द वाटर, सबमर्ज्ड इन द वाटर के मतलब कि वाटर के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी उनको हटाना पड़ेगा, वो एरिया जो है वो खाली करना पड़ेगा। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ वाइल्ड। ऑब्वियसली वाटर कलेक्ट करना है, डैम बनाना है, तो उस एरिया के पेड़ पौधे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एरिया साफ करना पड़ेगा। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए वो एरिया साफ करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये भी होगा। इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली डैम बनाने के लिए बहुत इकोनॉमिक लगती है चीज़ें, बहुत मनी लगती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबो, सारी चीज़ें इसमें आती हैं डैम बनाने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड एज कॉन्सेप्ट। अब इसमें एमपी का पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है वो होता है बुंदीज, ठीक है। जो बुंदीज है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, ओल्ड एज टेक्निक्स एमपी में, ठीक है। बुंदीज भी एक तरह का मतलब कि यही वाटर हार्वेस्टिंग का है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे इन्होंने किया है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि क्या होता है कि जो पानी होता है, कैचमेंट एरिया जो भी आता है, उस पानी को वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा बूंद बना के, बूंद क्या है, एक तरह का एम्बैंकमेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये एम्बैंकमेंट बना के यहाँ पे पानी को रोक लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बूंद, ठीक है। आप अगर इंग्लिश में जाने तो एम्बैंकमेंट। जैसे डैम होता है तो छोटा सा मिट्टी का बना दिया बूंद, ठीक है। तो सारा पानी जो है वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब ये कलेक्ट पानी कहाँ जाएगा, एक तो सीपेज होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक है। सीपेज होगा, अंदर जाएगा, तो ये ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा। एक ये चीज़ की अच्छी हो जाती है। दूसरा है ये, क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो पानी जो फैल फैल के वो इस एरिया में भी आएगा, यहाँ एरिया में भी पानी फैल फैल के इधर के एरिया की जितनी भी वेजिटेशंस होंगी, जितना भी एरिया होगा उसको भी ये मॉइस्चर प्रदान करेगा, ठीक है। अगर मान लो कभी ओवरफ्लो हो गया, पानी ज़्यादा आ गया रिवर का, ठीक है, तो जो ओवरफ्लो होके पानी इधर जाएगा उसको कलेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे एक छोटा सा कुआं बना देते हैं। एक छोटा सा वेल भी इन्होंने पीछे बनाया होता है, ठीक है। ये शैलो वेल, छोटा सा कुआं बनाते हैं ताकि ये जो पानी है फिर यहाँ पे बाकी कलेक्ट कर सकें और फिर इसका दोबारा यूज़ कर सकें। तो ये भी एक छोटा सा आप बोल सकते हैं तरीका होता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये भी ये करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है ये खानदिन, खानदिन भी एक वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है जो राजस्थान में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये सेम टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, इस टेक्निक को खानदिन भी बोलते हैं, बुंदीज भी बोलते हैं, अपनी मर्जी है। ये सारी हार्वेस्टिंग की टेक्निक जो है पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी। तो ये कहाँ होती है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये एक टेक्निक थी, ये आप देख सकते हैं। अगर की पॉन्ड, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि ये बाकी चीज़ें कहाँ होती हैं, तो जो पॉन्ड्स वगैरह हैं ये कहाँ होते हैं, जम्मू रीजन में जो टेक्निक यूज़ की जाती थी उनको पॉन्ड्स बोलते थे, ठीक है। भंडाराज, भंडाराज जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो नादीज टेक्निक है, नादीज हो गया या खानदिन हो गया, ये राजस्थान में होती है, ठीक है। नादीज भी हो सकता है या जो मैंने आपको लिखा है खानदिन, ये दोनों होते हैं ये राजस्थान में। ये सारे ओल्ड एज कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको उनके इलाके में ये नाम दिए गए थे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको थोड़ा लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डिस्ट्रॉय अ फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय। जब हम एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ ट्रीज को या सिर्फ वाइल्ड लाइफ को या पूरे एनवायरनमेंट को या फूड एंड शेल्टर,
खाने की चीज़ें या रहने की जगह वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम एक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम एक पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉरेस्ट से सिर्फ ट्रीज और वाइल्ड लाइफ नहीं, पूरा एरिया जो है वो इफेक्ट होता है, चाहे वो इंसान हो, रेनफॉल हो, बहुत सी आपदाएं आ सकती हैं, डिजास्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये किसको इफेक्ट करता है, लार्जली एनवायरनमेंट को। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, दी एनवायरनमेंट इसका आंसर था। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मैंने आपको थॉरली हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझा दिया है कि इसमें से क्या आते हैं। अगर कोई भी एमसीक्यू इसके अलावा भी अगर आपको आ गए तो आई होप आप केपेबल होंगे इसके आंसर्स करने के लिए। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे उसी समय कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर उसी समय दे दूँगी। और भी कोई अगर आपको इश्यूज़ हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी आपको इसी तरीके से वीडियो बना के दूँ, भेजूँ, अगर आपको बायोलॉजी के और भी टॉपिक्स करने हैं, आपको समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ पे ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।